अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। एपिसोड 19 पार्ट 1 के साथ हाजिर हुई हूँ। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और बेल आइकन पे दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। नहीं, वो बस हम अहमद और ननी की बात कर रहे थे। तुम्हें पता तो है कि उनके बीच कितनी ज़्यादा गलतफहमियां और दूरियां पैदा हो चुकी हैं, तो बस उसी के मुताल्लिक बोल रही थी। आज रात को जा रहे हैं वहाँ पर हम लोग, तो बस उसी बारे में कहा कि हौसला चाहिए बात करने का, लेकिन अब हिम्मत भी तो नहीं ना हो रही। उसने सारे मामलात बिगाड़ कर रख दिए हैं। मरहा ने जल्दी से बात को बदल दिया। ओह अच्छा, वैसे हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या ख्याल है। हमें उनको मिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। वो परी के साथ बैठते हुए एक्साइटेड अंदाज में बोला। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही सोच रही थी। अब नैनू वापस आ चुकी है इटली से, तो करते हैं कुछ। मेरा तो यही इरादा था कि अहमद को बोलती हूँ कि जाकर पहले ज़रीब भाई से माफ़ी मांगे, क्योंकि जब तक वो राज़ी नहीं होंगे कुछ भी ठीक नहीं होगा। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। अच्छा खासा खुश थे, लेकिन एक के बाद एक मुसीबत ही टूट रही है। हर एक के रिश्ते में दरार पड़ी है। पहले माहरूख और अहमर का रिश्ता ठीक नहीं हुआ था कि उन दोनों में पड़ गई। मरहान ने उदासी भरे अंदाज में कहा, तो आलिया उठकर उनके पास आया और इन्हें साइड हैग करते हुए उनका माथा चूमा। ओह माई प्यारी सी बड़ी माँ, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अब देखेगा मैं नैनो और अहमद को मिलाने के लिए किया प्लान बनाता हूँ। वो इन्हें हौसला देते हुए बोला, तो मरहा हल्का सा मुस्कुरा दी। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, परी ज़ेब को थोड़ा सा आराम करना है कह रही थी। सर में बहुत दर्द है, मरहा ने कहा। वोट परी, आपके सर में दर्द था और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने ठीक से मुझसे बात नहीं की, तो मैं वहाँ इतना उलझा हुआ नीचे बैठा था। मुझे यही टेंशन पड़ी थी कि अब पता नहीं आप ठीक से बात क्यों नहीं कर रही। यार आप कम अज कम बताओ तो सही कि आपके सर में दर्द है। जब सर में दर्द था तो इतने बैठने के क्या ज़रूरत थी, और अभी भी अलिफ कर बैठी हुई हैं। चलें फौरा आप लेट जाएं। वो तो इसकी सर दर्द का सुनकर जैसे पागल सा होने लगा था। ना जाने क्या बनना था जब उसे उसके नाबीना होने का मालूम होना था। फिर वो जबरदस्ती उसे लिटाटा इसका सर दबाने लगा और परी का दिल भर भर जा रहा था। शाम को वो उसे खान हाउस साथ जाने की जिद करता रहा, मगर वो नहीं गई। वो अपने घर में तो चल फिर लेती थी, मगर वहाँ जाकर इसका चलना फिरना दुश्वार हो जाना था। आप हमेशा मेरा दिल तोड़ती हैं, आइंदा से कभी आपसे कुछ नहीं कहूँगा। आलिया करब भरे अंदाज में बोला और बाहर निकल गया। वो अब के जाने के ना जाने कितनी देर रोती रही थी और यूं ही रोते रोते सो गई। अहमर, अहमद और परी के अलावा सब लोग उस वक्त खान हाउस में मौजूद थे। ज़रीब का रवैया सबके साथ लिया दिया था। मरहा से तो खास तौर पे वो बात नहीं कर रहा था। फरीदा बेगम पास ही बैठी तस्बीहात कर रही थीं। भैया, मैं अहमद की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, मरहा ने हाथ जोड़कर कहा। तुम्हारा बेटा अगर शर्मिंदा होता तो वो खुद यहाँ माफ़ी मांगने आता, मगर वो तो मुझे देखते रास्ता बदल लेता है। खैर तुमसे मैं नाराज़ भी नहीं हूँ। तुम आओ, तुम्हारे भाई का घर हमेशा खिला है, लेकिन बहन बनकर आना। अपने बेटे की वकील बनी तो जिंदगी भर बात नहीं करूँगा, ज़रीब ने कहा। तो मरहा सर झुकाए रोने लगी। मेरे ख्याल में हमें उन मसाइल को हल करना ही पड़ेगा, इस तरह रिश्ते ख़त्म नहीं हो जाते। ये बात एक हकीकत है कि अहमद ने बहुत गलत किया, मगर दूसरी तरफ एक हकीकत ये भी है कि अहमद और नन्नू मियां बीवी हैं। फारिस ने संजीदगी से कहा। तो मैं क्या करूं, अपने बेटे से कहो तलाक भेज दे, वरना खुल लेने का हक हम भी रखते हैं, ज़रीब गुस्से से बोला।
देखो ज़रीब रिश्तों में ज़िद नहीं लगाते, मेरे बेटे से गलती हुई है लेकिन एक मौका तो दे दो, वो आइंदा ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे पास क्या गारंटी वो ऐसा नहीं करेगा? ये आलिया गवाह है कि अहमद मेरी बेटी से कैसा कैसा सलूक करता रहा और तुम्हारा बेटा किसी और के चक्करों में फिसा था। मुझे जैद ने सब बताया जो कुछ आलिया ने बताया था। गारंटी तो नहीं है मेरे पास लेकिन इतना हौसला दूंगा कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं घर से निकाल दूंगा। हम हमेशा नन्ही के साथ खड़े रहेंगे, इस बार आलियन ने कहा। हम जैसे इस दिन खड़े थे जब मेरी बेटी के किरदार पे आलिया को लेकर उंगली उठाई गई। क्या मतलब, मुझसे क्या ताल्लुक? आलिया हैरानगी से बोला। तुमसे ही ये सब शुरू हुआ, तुम्हें मेरी बेटी का आशिक बना डाला था तानिया की बहू ने और इन सब ने मेरी बेटी के किरदार की सफाई मांगी। ज़रीब खान फट पड़ा। आलिया बेयकीनी से सबको देख रहा था और फिर इसकी निगाह गुमसम सी बैठी नन्हू पे पड़ी तो उसने करब से आंखें मैच ली। गलत बात मत करें ज़रीब भाई, हम में से तो हर एक सिर्फ नन्हू से ये पूछ रहा था कि आलिया की तरफ से ऐसी बात है तो बताए, आलिया ने कहा। ये तुम्हारे लिए सिर्फ होगा क्योंकि तुम्हारी बेटी वहाँ नहीं खड़ी थी, मेरी बेटी खड़ी थी। मैं सबकी तरफ कितने पुरुम्मीद अंदाज में देख रहा था लेकिन जानते हो आलिया, इनमें से किसी एक ने भी मेरी नन्ही का साथ नहीं दिया सिवाय अहमर के। एक काम करो आलिया, तुम्हारी बेटी तो वैसे भी अहमर को नहीं चाहती ना इसका साथ चाहती, तो तुम अपनी बेटी को तलाक दिलवा कर अहमद से कर दो शादी और मैं अपनी बेटी अहमर को दे दूंगा। ज़रीब खान की बात पे आलिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे भाई का, ऐसी बेहुदा बात कैसे की इन्होंने? आलिया चीख कर बोला। मेरी बहन को बीच में मत लाओ आलिया आफंदी, और मेरी घर बैठकर मुझ पे चलाने की हिम्मत भी मत करना। और ये बेहुदा बात मैंने नहीं, तुम्हारी बेटी ने एक बार की थी और अहमर उससे इस बात पे नाराज था क्योंकि इसने नन्ही से कहा था कि ये रिश्ते ही गलत हुए हैं और उसकी शादी अहमद से जबकि नन्ही की अहमर से होनी चाहिए थी। और ये पास बैठी है, पूछ लो इससे। ज़रीब खान ने कहा तो आलिया ने उसकी तरफ देखा तो वो शर्मिंदगी से सर झुका गई। खुदा गारत करे इस सूफिया को जिसने मेरे घर में आग ऐसी लगाई जो बुझने की बजाय फैलती जा रही। मरहा ने रोते हुए सूफिया को बद्दुआ दी। इसको बद्दुआ क्यों दे रही हो? इस आग को बुझाने का काम तुम लोगों का था। जब इस औरत ने ये सब किया तो सब एक साथ बोलते कि ये वीडियो को अपने पास रख, हमें मालूम है हमारी बच्चे कैसे है, लेकिन नहीं, सब ने इस आग को मजीद भड़काया। खैर, हम पहले रिश्तों के साथ मिलते रहेंगे लेकिन अब अहमद के साथ मेरी बेटी का रिश्ता नहीं होगा, ज़रीब ने अटल अंदाज में कहा। अम्मी आप ही समझाओ ना भैया को, मरहा ने कहा। बूढ़ी मुँह है तो अब मेरी किया औकात के कुछ बोलूं, करने दो उसे मन मर्जियां। आज उसे बड़ा आसान लग रहा, कल जब लोग नन्ही के किरदार पे उंगलियां उठाएंगे इसके होने वाले बच्चे को लेकर, फिर मैं देखूंगी कि ये किस किस की जबान बंद करेगा। फरीदा की बात पे सबने बेयकीनी से ज़रीब और हानिया को देखा जो कि लब भैंस कर बैठे थे और फिर नन्ही की तरफ जो अब भी चुप थी। सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हमेशा से होता रहा था, वही हर बार तकलीफ झेलती थी। मरहा जल्दी से उठी और जाकर उसे गले लगाते इसका माथा चूम लिया। क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने हमसे? मरहा ने नम लहजे में कहा। किया बताते हम मरहा, हमारे खुद आसाब झंझना उठे थे, हानिया ने कहा। प्लीज भैया मान जाए ना, लोग नन्ही पे सवाल उठाएंगे, मरहा ने कहा। तुम्हें बेटी की फिक्र की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बेटी की तरफ उंगलियां उठने का मौका दूंगा ही नहीं। हम हमेशा हमेशा के लिए नैकसट मनतितली शिफट हो रहे हैं अपना सारा बिजनेस बेचकर। ज़रीब की बात पे सब सुनाटे में आ गए। फिर लाख मिन्नत समाजित के बाद भी ज़रीब की न हमें नहीं बदली थी।
वो सब लोग मायूस से वापसी के लिए निकल आए और घर पहुंचे तो आलिया ने गुस्से से लाउंज की हर चीज उठा उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। आली क्या कर रहे, रुक जाओ, तुम्हारा पैनिक होना ठीक नहीं है, आलियन ने उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। आप में से कोई बात ना करे, क्यों जिंदा रहने दिया मुझे, मर जाने दिया होता। आपने हमेशा हमेशा मेरी मोहब्बत को शक की निगाह से देखा, किसी को मुझ पे एतबार नहीं था, लेकिन नैनू पे सब ने कैसे कैसे शक किया, मेरे लिए वो मेरी बहन है मगर आप लोगों ने उसे तकलीफ दी। उसने फूलती सांसों से कहते हुए क्रिस्टल गलदान उठाकर जोर से जमीन पे मारा तो वो लाउंज से अंदर दाखिल होते अहमद के पाँव में जाकर टूटा। अब तो मैं भी नैनो के लिए ये आदमी नहीं चाहता, वो तनफर से अहमद को देखते हुए बोला और फिर तनफन करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। इसे किया हवा। अहमद ने आलिया के रवैये पे हैरानगी से पूछा। तुम्हारी करतूतों का पता चल गया है उसे, मरहा ने इंतहाई कड़वे लहजे में कहा। पता लग गया है कि जानबूझकर बताया गया है, उसने भी जवाबा इंतहाई तल्ख लहजे में बताया है। बहुत कुछ बताया भी गया है और तुम्हारे करतूतों का नतीजा भी सामने आ गया है। तुम्हारी वजह से आज हमें किया कुछ नहीं सुनना पड़ा, यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी बीच में घसीटा गया, आलियन तल्ख लहजे में बोला। पहेलियां मत बुझाएं, जो बात है वो सही सही बोले, अहमद ने चूक कर पूछा। तुम्हारे ससुर ने कहा है कि अगर नन्नू को बहू बनाने का इतना ही शौक है तो अहमद उसे तलाक दे दे और अहमद का वो रिश्ता एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक उनकी बेटी के लिए अहमद बेहतरीन इंसान है। आलियन तल्ख लहजे में बोला तो अहमद का खून खोल उठा, वो मुट्ठियां भींचता वहां से लंबे लंबे डिंग भरता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में आकर वो बेचैनी से इधर इधर टहलने लगा मगर सुकून मिल ही नहीं रहा था। अगले दिन वो दोपहर के वक्त जरीब खान के होटल पहुंचकर सीधा किचन में आया। सागर भाई मसाले मुझे दीजिएगा, वो इसके पीछे आकर खड़ा हुआ तो उसने देखे बना कहा। गुड नून मिसेस अहमद आफंदी, वो इसके कान के करीब होकर बोला तो उसके तेजी से चलते हाथ थम गए और वो तेजी से मुड़ी तो अहमद के लब इसके माथे से मस हुए। अहमद ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हमाल उसे साइड दीवार से चिपकाए बगौर देखा तो वो उसे काफी वीक लगी और इसकी आंखों के गिर्द सियाह हल्के वाज़ेह हो रहे थे। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, तुम जानती भी नहीं हो कि मैं किस कदर बेचैन बेकरार था, इस कदर नाराज थी मुझसे। वो इसके माथे से माथा टकाए गंभीर लहजे में बोलता उसके चेहरे के हर नक्श पे लब रखता चला गया। वो साकत सी जोर से आंखें मैचा इसके हिसार में कांप रही थी। अहमद पप प्लीज छोड़ी मुझे, कुछ देर के वो तरफ कर इसकी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते हुए बोली। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो और ससुर जी को भी बता देना कि तुम सिर्फ और सिर्फ अहमद आफंदी की हो और अहमद आफंदी से जान छूटने का एक ही रास्ता है कि तुम दुआ करो कि अहमद आफंदी मर जाए, क्योंकि अहमद भी अपने जीतेगी तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अहमद ने बोलते हुए इसकी निचले लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। वो साकत सी रह गई, फिर वो उसे छोड़ता इत्मीनान से वहां पड़ी कुर्सी पे बैठकर जूस पीते हुए उसे फुर्सत में देखने लगा जो कि इसके यहाँ आने पे काफी बेचैन थी। फिर इसे बाहर से जरीब की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से वापस पलटी और इसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओट में कर मरने लगी तो अहमद ने उसके बाजू से खींचकर हिसार में ले लिया। अहमद प्लीज बाबा, वो बहुत नाराज होंगे, वो बेचैनी से बोली। अरे मिलने दो ना मुझे ससुर जी से, वो इत्मीनान से बोलता साइड से होकर निकलने लगा तो नन्नू ने घबराकर इससे सीने पे हाथ रखते दीवार से पन किया। अरे जरीब मामू,
शश किया कर रहे हैं आप अहमद प्लीज, इन्हें बहुत गुस्सा है और मैं यह तमाशा नहीं चाहती। वो अपना हाथ इसके लबों पे रखते बेबसी भरे अंदाज में बोली। ठीक है, नहीं बोलता लेकिन चुप रहने के लिए एक लंबी किस दे दो। वो इसके लबों को अंगूठे से रब करते हुए बोला तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। दूंगी कि चलाऊंगी, वो इसके सुर्ख होते रुखसार को अपने हाथ की पुश्त से छूते हुए बोला। इंतहाई बेशरम हैं आप, वो तब कर बोली। दूंगी की आवाज दूं, अहमद ने कहते हुए जरीब को पुकारना चाहा तो वो जल्दी से इसके रुखसार पे लब रख गई। ये किया है मिसेज अहमद, ऐसी किस मियां बीवी के रिश्ते की तौहीन है, अहमद ने कहते हुए इसके लबों को दस्तरस में ले लिया। फिर वो उसे छोड़ता पीछे हुआ और उसी टाइम जरीब अंदर दाखिल हुआ। इसने जल्दी से कोल स्टोरेज का दरवाज़ा खोलते जरीब को अंदर धकेला तो जरीब ने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला रहने दिया। अरे बेटे, आप किचन में क्या कर रही हैं? चलो जाकर आराम करो, जरीब की आवाज़ सुनाई दी। वो बाबा एक डिश रहती है, वो बना लूं, वो जल्दी से बोली। अभी और उसी वक्त जाओ वरना मैं तुम्हारी मम्मा को कर रहा हूँ फोन, जरीब ने कहा और फिर उसे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। अरे ये कोल स्टोरेज का दरवाज़ा क्यों खुला है? जरीब ने कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर काफ़ी ठंडक थी और वो जरीब के जाने का इंतज़ार करने लगा। मगर घंटा गुजर गया और अहमद को अंदर काफी ठंडक महसूस हो रही थी, जिस्म सुन्न हो रहा था। वो निढाल सा होकर बैठ गया और मजीद वक्त गुजरा तो इस पे कपकपी तारी हो गई थी, फिर इसकी आंखें बंद होती चली गईं। जैद अकेला पाकिस्तान में था। फिर जिस दिन जरीब और हानिया आलियर के पास लंदन गए उसी दिन सुबह सुबह उसे इटली जाना पड़ा और वहां जाकर वो इस कदर मसरूफ हवा कि उसे सर खजाने तक की फुर्सत ना थी। पूरा दिन वो मसरूफ रहा। अगले दिन वो जागा तो लाउंज में बैठे जरीब और हानिया बैठे और उसने जब ननी के मुताल्लिक सुना कि अहमद ने इसके साथ बदतमीजी की तो वो जैसे गुस्से से पागल हो गया। मगर ज़ैद के समझाने पे वो चुप हो गया। फिर उसे जरीब ने उसे फहद के प्रोजेक्ट के लिए स्कर्दू भेज दिया और वहाँ होटल के इंतजामात करते उसे 1.5 महीना गुजर गया था। जरीब ने उसे वापस आने को कहा मगर उसने इनकार कर दिया क्योंकि उसे मालूम था वो वहाँ जाते ही गलत कर जाएगा। नन्नू वहाँ इटली में सब संभाल रहे थे और वो स्कर्दू में फहद के साथ होटल के काम में बिजी था और फहद ने तकरीबा सारा काम इस पे छोड़ा था और खुद अहमर और रिलेजे का फोटो और सुबिंग रिकॉर्ड कर रहा था। आज हानिया और ननी की इटली से वापसी थी तो वो लाहौर पहुंचा और इन्हें लेकर खान हाउस आ गए मगर इन्होंने आफंदी वाला किसी को नहीं बताया था। फरीदा बेगम ने रात को उन सबको अपने कमरे में बुलाया। अब आलियर भी ठीक है, कल वो वापस आ रहा, अगले हफ्ते तो शादी की तैयारी करो। सूरी अम्मी में नन्नू को अहमद के संग नहीं भेजूंगा, जरीब ने कहा। दिमाग खराब है तुम्हारा, वो मुंह बनने वाली है और ये बात उनको बताओ और उसे अहमद के साथ रुखसत करो। फरीदा बेगम की बात पे ज़ैद चौंक गया। नहीं अम्मी, उस बार मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। इस लड़के ने मेरी बेटी को बहुत आंसू दिए हैं, मैं इसे अपनी बेटी नहीं दूं। जरीब भी डट चुका था और ज़ैद उनसे बिल्कुल एग्री था। फिर शाम को आफंदी वला से आए और सब में बहुत बहस छिड़ी और मरहा। फजा पहली बार रोती हुई गई थी और उनसे कहीं ज्यादा जरीब रोया था। मैं नहीं चाहता था ये सब करना लेकिन आज पहली बार मेरी बहनें मेरे घर से खाली हाथ लौटी हैं, जरीब रोते हुए बोला। ज़ैद के अंदर गुस्सा ही गुस्सा भर गया था। वो लॉन में बैठा सिगरेट से दिल जला रहा था कि सदफ इसके पास आई। वो आंटी जी पूछ रही आपको कुछ खाना है? सदफ ने आहिस्ता से पूछा तो ज़ैद के अंदर गुस्से की तेज लहर उठी।
ایک کام کرو، میرے لیے چائے بنا کر میرے کمرے میں لے آؤ، زید نے کہا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے کمرے کا ساؤنڈ پروف سسٹم آن کر لیا اور کچھ دیر کے بعد وہ اندر داخل ہوئی اور اس نے احتیاطاً ہمیشہ کی طرح دروازہ کھلا چھوڑا تھا۔ وہ چائے رکھ کر تیزی سے واپس پلٹنے لگی تو اس سے زیادہ پھرتی سے زید دروازے پہ پہنچا اور دروازہ لاک کرتے اس کی طرف مڑا جو فک چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زید نے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ اس کا ارادہ بھانپتی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی، مگر زید نے اس سے زیادہ تیزی سے اس تک پہنچ کر اس کی کمر سے جکڑتے ہوئے اسے بیڈ پہ پٹختا اس کا حجاب کی طرح لپیٹے دوپٹے کو کھینچ کر اتار پھینکا اور اس کی کلائیوں کو بیڈ سے پن کر گیا۔ نہیں پپ پلیز نہیں، وہ روتے ہوئے بولی اور زید کے سامنے وہ روتی، سسکتی رہی مگر زید تو غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اس کا رونا، تڑپنا، التجا کرنا سب رائگ گیا اور وہ اس پہ چھاتا چلا گیا اور اسے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر خود وہ پرسکون ہو کر سو گیا۔ رات کو آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا وہ ابھی تک ویسے ہی لیٹی تھی۔ اے لڑکی اٹھو اور دفع ہو جاؤ اپنے کمرے میں، زید نے کہتے ہوئے اس کے کندھے سے کھینچ کر سیدھا کیا تو اس کی حالت دیکھ کر دک سے رہ گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کی نبضیں ٹٹولی تو اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ کیوں جاری ہے؟